नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे 18 नवंबर से 24 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। जितने भी एमसीक्यू इस वीक के हैं सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा जो डेली करंट अफेयर्स सीरीज था, जो डिस्कशन था, उसको किसी कारणवश जो है बंद कर दिया गया है। जो अगले महीने से स्टार्ट होगा। तो आपको जो एमसीक्यू सीरीज है और डेली करंट अफेयर्स वीकली सीरीज है, ये दोनों वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इस हफ्ते का पूरा करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू है आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों को अपना एकीकृत एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये आपको जापान के द्वारा किया गया है। ये आपको जापान के द्वारा किया गया है। ठीक है। भारत ने जापान ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों को अपना एकीकृत एंटीना सिस्टम, जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है, उसको देने के लिए जो है एमयू साइन किया है। यूनिकॉर्न का अर्थ है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, और यह शंक्वाकार संरचना है जो युद्धपोत पर एंटीना रखती है। इस प्रणाली की सहायता से नौसैनिक प्लेटफॉर्मों को स्टील्थ विशेषताओं को बढ़ाने के लिए इसमें सहायता मिलेगी। 15 नवंबर को भारत और जापान के बीच इस समझौते के लिए एमयू साइन किया गया है। इस समझौते में टोक्यो में भारतीय दूतावास में जापान में भारत के राजदूत और वहाँ के अधिकारी जो थे उनके साथ एमयू साइन हुआ है। तो याद रखिएगा, जापान के साथ भारत ने एक एमयू साइन किया है जो यूनिकॉर्न के इस्तेमाल के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वाज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 हेल्ड? तो ये आपको हो जाएगा लीमा, जो कि पेरू में है। लीमा में आयोजित हुआ है। 2024 एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन लीमा में आयोजित हुआ है, जो कि पेरू में है। 1989 में गठित एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि अपेक सतत विकास के लिए मुक्त व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 यानी कि 1989 में हुई थी। इसकी सहायता से अपेक सीमा शुल्क में सुधार और विनियमों को संरक्षित करके माल, सेवाओं, निवेश, लोगों की सीमा पार आवाजाही को सुव्यवस्थित करता है। इसने व्यापार बाधाओं को कम किया है, क्षेत्रीय विकास और व्यापार को बढ़ावा दिया है। इसमें क्या है कि इसमें मुख्य रूप से जो है व्यापार में जितने भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए किसी देश जो सदस्य देश हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। अपेक में 21 कंट्री हैं, मतलब इसमें टोटल 21 सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, चीन, जापान और अन्य देश भी शामिल हैं जो जो दुनिया की 40% आबादी का नेतृत्व करते हैं, और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 60% इनके द्वारा कवर किया जाता है। अपेक का जो मुख्यालय है वो आपको सिंगापुर में स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, दुर्लभ पक्षी स्कॉर्लेट टेनेजर हाल ही में किस देश में देखा गया है? तो इसको जो है यूनाइटेड किंगडम में देखा गया है। दुर्लभ स्कॉर्लेट टेनेजर को हाल ही में 40 वर्षों के बाद पहली बार यूके में देखा गया है। यह उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। इसका वैज्ञानिक नाम है पिरांगा ओलिवेसिया। यह पर्णपाती जंगलों में प्रजनन करता है और सर्दियों के लिए मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में प्रवास के लिए आता है। पक्षी मध्यम आकार का होता है, लगभग 7 इंच इसकी लंबाई होती है। बड़ा सिर होता है, छोटी मूंछ और कीड़ों और फलों को पकड़ने के लिए इसके पास एक मोटी चोंच होता है। नर गर्मियों में काले पंखों और मूंछ के साथ चमकीले लाल होते हैं। मादा और बच्चे जैतून पीले होते हैं। इसका गाना ठंड से पीड़ित रॉबिन जैसा होता है। इसकी आवाज़ जो है वो चिर चिर जैसी होती है। तो ये स्कॉटलैंड टेनेजर के बारे में यूके में देखा गया है। अगला प्रश्न है, किस दूरसंचार कंपनी ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट सेवा लॉन्च की है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि बीएसएनएल के द्वारा डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च किया गया है। बीएसएनएल ने भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट सर्विस शुरू की है। इसका उद्देश्य है दूर दराज के क्षेत्र में डिजिटल विभाजन को कम करना। यह सेवा उन्नत सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करके पारंपरिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बिना हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है। इसका उपयोग आपातकालीन कॉल कर सकते हैं, एसओएस संदेश भेज सकते हैं, सेलुलर या वाईफाई नेटवर्क न होने पर यूपीआई भुगतान भी कर सकते हैं। सैटेलाइट सेवा व्यापक कवरेज, विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है और इसे सभी मौसम की स्थिति में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें क्या है, डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट का मतलब ये है कि पहले जो हमारा इंटरनेट जो सर्विस सेलुलर सर्विस होता है वो रिसीवर होता है, ट्रांसपोंडर टावर लगा होता है, और ये टावर रिसीवर जो है वो आपको टावर को सिग्नल देता है और टावर जो है वो मोबाइल को सिग्नल देता है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो सैटेलाइट सर्विस जो डिवाइस होगा, ये डिवाइस जो है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, यानी कि डायरेक्ट जो है सिग्नल लेगा आपको सैटेलाइट से। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ भी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होगी वहाँ भी इस डिवाइस से हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं। तो ये सारी सर्विस भेज सकते हैं और ये बीएसएनएल के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली को लॉन्च किया है? ये आपको रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में AI सक्षम ई तरंग प्रणाली को शुरू किया है। इसको शुरू करने के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता ली गई है। यह प्रणाली जो है युद्ध और शांति दोनों समय में रक्षा उपकरणों की योजना संचालन में सहायता करेगी। यह प्रणाली रक्षा स्पेक्ट्रम के स्वचालित कुशल प्रबंधन को सक्षम बनाएगी, उच्च आवृत्ति बैंड में नई तकनीकों का विकास करेगी। यह तेजी से निर्णय लेने में सहायता करती है और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए आधुनिक तकनीकों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है। BISAGNMEIT के तहत एक स्वायत्त निकाय है, यानी कि ये IT मंत्रालय के तहत जो है एक स्वायत्त निकाय है जो अनुसंधान, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, भू स्थानिक प्रौद्योगिकी में सहयोग पर केंद्रित है, जो क्षमता निर्माण और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। तो ये रक्षा मंत्रालय के साथ इसने पार्टनरशिप करके ई तरंग प्रणाली शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपको हर साल किस दिन को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है, जो इस बीमारी की जो चुनौती है उसको निदान करने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। मिर्गी, जिसको दौरा विकार भी कहा जाता है, मस्तिष्क की एक स्थिति होती है जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो गलत तरीके से काम करती है, जिससे बार बार जो है वो दौरे पड़ते हैं। दौरे तब पड़ते हैं जब न्यूरॉन एक साथ तेज़ी से काम करते हैं। जो शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं वो एक साथ जब तेज़ी से काम करेंगे तो अजीब सी स्थिति हो जाएगी और असामान्य सी हरकतें उत्पन्न होंगी, संवेदनाएं, भावनाएं, व्यवहार में बदलाव होगा। यह असामान्य मस्तिष्क गतिविधि जागरूकता की हानि का कारण बनती है। दौरे के बाद ठीक होने में लगने वाला समय एक पल से लेकर कुछ घंटों तक का हो सकता है। मिर्गी आनुवांशिक मस्तिष्क संबंधी असामान्यताओं, संक्रमण, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, स्ट्रोक, ट्यूमर के कारण हो सकती है, लेकिन प्रभावित लोगों में से आधे लोगों में इसका इलाज अज्ञात रहता है। तो ये था 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, COP29 में किस देश ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन को लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, याद रखिएगा, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस COP29 में इसकी घोषणा की गई है और यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। UAE ने 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने के लिए अजरबैजान में COP29 सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की शुरुआत की है। 2028 COP28 में से UAE सर्वसम्मति के बाद यह पहल उत्सर्जन में कटौती करने, संसाधनों का अस्थायी रूप से प्रबंधन करने के लिए देशों, संगठनों और नियमों को एकजुट करता है। इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाएगा कि जो भी ऊर्जा कटौती से संबंधित संसाधन होंगे उनका मैनेजमेंट करने के लिए जो सदस्य देश हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, नियमों को एकजुट करने के लिए काम किया जाएगा। UAE ऊर्जा दक्षता विशेषज्ञता साझा करके निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर और सर्वोत्तम प्रथाओं को मानकीकृत करके नेतृत्व प्रदान करेगा। UAE ऊर्जा दक्षता विशेषज्ञ, इसमें गठबंधन का उद्देश्य जो है वो सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता में निवेश आकर्षित करना, PPP मॉडल को अपनाया जाएगा और इसमें इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। यह अफ्रीकी देशों को सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्त पोषण प्रदान करेगा, जिससे उनको टेक्नोलॉजिकल समाधान उपलब्ध हो सके। अगला प्रश्न है, समाचारों में देखा गया मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये आपको मृत सागर जो है, डेड सी जो है, लोकेटेड है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। ठीक है, शोधकर्ताओं ने मृत सागर के तल में इजराइल और जॉर्डन के बीच में, याद रखिएगा, इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर के तल पर मीटर ऊंची चिमनी पाई है जो उच्च नमक भूजल से क्रिस्टलीकृत खनिज द्वारा बनाई गई। मृत सागर, जिसे सॉल्ट सी भी कहा जाता है, यानी कि ये नमक का समुद्र भी इसको कहा जाता है, जॉर्डन और इजराइल के बीच एक खरी झील के रूप में ये पाया जाता है। इसका पूर्वी तट जॉर्डन में है और पश्चिमी तट जो है वो इजराइल में है। वेस्ट बैंक के बीच विभाजित है। यह दुनिया भर में सबसे नमकीन जल निकायों में से एक है, जिसमें 34.2% लवणता है, जिससे तैरने जैसे लगता है। झील का कोई निवास नहीं है, इसलिए पानी मुख्य रूप से वाष्पित हो जाता है। इससे यह शैवाल और सूक्ष्म जीवों को छोड़कर जीवन से रहित हो जाता है, इसीलिए इसको मृत सी बोला जाता है और ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपर टाइफून मैन-यी किस देश को प्रभावित किया है? हाल ही में सुपर टाइफून मैन-यी, याद रखिएगा, सुपर टाइफून है, किस कंट्री को इसने प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि मैन-यी जो है वो एक तूफान है, ठीक है, और ये फिलीपींस में आया था। टाइफून मैन-यी 1 महीने में उत्तरी फिलीपींस में आए 6 बड़े तूफानों में से एक है। इसमें 195 किलोमीटर की तेज हवाएं थी और ये कैंट डुआनेस प्रांत को इसने प्रभावित किया। इस तूफान के कारण कम से कम 3 ग्रामीण लापता हो गए, घर नष्ट हो गए, बड़े पैमाने पर बिजली चली गई, पूरे शहर की बिजली चली गई थी, ग्रामीण जो है वो विस्थापित हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है, मगरमच्छ न्यूट की एक नई प्रजाति काओ बैंग मगरमच्छ न्यूट किस देश में खोजी गई है? तो ये वियतनाम में खोजी गई है।
ए न्यू स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल न्यूट द को बैंक क्रोकोडाइल न्यूट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो ये वियतनाम हो जाएगा। काओ बैंग मगरमच्छ न्यूट या टाइलोटोट्रिन कोलियोनिस वियतनाम में पाई जाने वाली एक नई प्रजाति खोजी गई है। यह 3300 फीट से अधिक ऊंचाई पर पहाड़ी जंगलों में रहता है, जहां सूखे और बरसात दोनों मौसम होते हैं। ये मध्यम आकार के न्यूट लगभग 5 इंच लंबे होते हैं। इनका शरीर मोटा खुरदरा मगरमच्छ जैसे गांठदार होती है। ये पूरी तरह से काले होते हैं। इनकी उंगली, पैर की उंगली पर चमकीले नारंगी निशान होते हैं। इनके भूरे पेट और मुख के बीच में एक नारंगी पट्टी होती है। ये बरसात के मौसम में धीमी गति से बहने वाली धाराओं या तालाबों में प्रजनन करते हैं और सर्दियों के दौरान चट्टानों के नीचे छिप जाते हैं। अपनी बनावट वाली त्वचा के कारण मगरमच्छ न्यूट के रूप में जाने जाते हैं। ये एशियाई सैलोमेंडर की एक नई प्रजाति से संबंधित है। तो ये आपको वियतनाम में खोजा गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का मेजबान कौन सा शहर है। तो ये आपको दुबई। याद रखिएगा, किसने होस्ट किया ग्लोबल फ्रेट समिट 2024, तो दुबई ने। डीपी वर्ल्ड द्वारा आयोजित ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 18 नवंबर को दुबई में आयोजित हुआ। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में 155 देशों के 5000 से अधिक लीडर्स भाग ले रहे थे। इसका विषय यानी कि इसका थीम था, कल के अवसरों तक पहुंचने के लिए आज कार्य करना। इसमें एआई, ब्लॉकचेन, टिकाऊ शिपिंग और लचीले व्यापार मार्गों पर चर्चा की गई। विप्रो, टेक महिंद्रा, एमआरटेक और जैसी कंपनियां इसमें भाग ली। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के नए सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये के संजय मूर्ति को भारत का अगला सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। के संजय मूर्ति को भारत का नया सीएजी नियुक्त किया गया है। वे गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे, जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 148 क्लॉज 1 के तहत की गई थी। मूर्ति वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं। अपनी वर्तमान भूमिका में वे उच्च शिक्षा नीतियों और सरकारी पहलों की देखरेख करते थे। वे देश भर में शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए काम इन्होंने किया है। तो इनकी नियुक्ति जो है वो अभी राष्ट्रपति के द्वारा हो गई है। इनको शपथ दिला दी गई है के संजय मूर्ति को। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का GSAT-N2 यानी कि GSAT-20 जिसको बोला जाता है, किस प्रकार का उपकरण है, किस प्रकार का उपग्रह है जिसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको संचार उपग्रह है। इसके द्वारा इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये जो है इसके द्वारा मेनली जो एयरपोर्ट सर्विस है, मतलब जैसे एयरप्लेन सर्विस है, तो एयर में वाईफाई सर्विस जो है वो इसी सैटेलाइट की सहायता से जो है मुहैया कराई जाएगी। भारत के GSAT-N2 यानी कि GSAT-20 दोनों कह सकते हैं एक संचार उपग्रह है जिसको स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे इसरो के अंतरिक्ष विभाग के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। GSAT-N2 का के बैंड में संचालित होता है और 48 Gbps की क्षमता के साथ उच्च थ्रूपुट संचार का समर्थन करता है। यह पूरे भारत में दूर दराज के क्षेत्रों में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी यानी कि फ्लाइट में इंटरनेट सुविधा के लिए डेटा और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा। उपग्रह में 32 उपयोगकर्ता बीम है, पूर्वोत्तर के लिए 8 और शेष भारत के लिए 24। इसका वजन 4700 किलोग्राम है। इसका मिशन जीवन 14 वर्ष है, यानी कि ये जो है 14 वर्ष तक काम करेगा। तो अगर 2024 से बात की जाए तो ये 2038 तक अपनी सेवाएं जो है वो भारत को देता रहेगा। ठीक है, यह भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन का समर्थन करता है, यानी कि इस कम्युनिकेशन डिवाइस की सहायता से भारत के स्मार्ट सिटी को भी जो है बढ़ावा देने में इसकी सहायता ली जाएगी। अगला प्रश्न है, 19वां G20 से नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आपको याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की मेजबानी में रियो डी जेनेरियो के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, मतलब किया गया। प्रधानमंत्री इसमें भाग लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी भाग लिया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई विषय पर शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। तो याद रखिएगा कि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर अपना स्पीच दिया गया। 1999 में स्थापित G20 2008 में राष्ट्राध्यक्षों के लिए एक मंच बन गया, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ जो है शामिल है। इसमें संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक जैसे विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। G20 के फैसले नीतियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन कानून रूप से ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्री गलियारा ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कनेक्ट्स विच 2 सिटीज ऑफ इंडिया एंड रशिया। तो पूर्वी समुद्री गलियारा भारत और रूस के किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो ये आपको हो जाएगा चेन्नई और व्लादिवोस्तोक। याद रखिएगा, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा जो कि अभी चालू हो गया है, जो तेल, खाद्य, मशीनरी का परिवहन करता है। EMC रूस के पूर्वी तट को दक्षिण भारत से जोड़ता है, जिससे कार्गो
जो पारगमन है उस समय 16 दिन कम हो जाता है, दूरी 40% कम हो जाती है। वर्तमान में मुंबई सेंट पीटर्सबर्ग मार्ग 8,675 समुद्री मील तक फैला है, जिसमें लगभग 40 दिन का समय लगता है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मार्ग जो है वो 5,647 समुद्री मील तक फैला है, जिससे 5,608 किलोमीटर की बचत होती है और रसद लागत जो है वो कम होती है। EMC जापान सागर, मलक्का जलडमरू मध्य सहित अन्य समुद्री और जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है, जिसमें शंघाई, सिंगापुर, कोलंबो जैसे प्रमुख शहरों के बंदरगाह भी शामिल हैं। तो ये रूस के साथ भारत का गलियारा है। अगला प्रश्न है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। वन विभाग ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 10 आदिवासी बस्तियों में स्कूली बच्चों के लिए एक शाम की कोचिंग कक्षाएं शुरू की है। इन कक्षाओं ने आदिवासी बच्चों के सीखने के कौशल में काफ़ी सुधार किया है। STR तमिलनाडु के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित है। यह कर्नाटक में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और बांदीपुर और बियर टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। नीलगिरी बायोस्फीयर परिदृश्य में दुनिया की सबसे बड़ी बाघ आबादी है, जिसमें 280 से अधिक बाघ शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ग्लोबल सोयल कॉन्फ्रेंस 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का उद्घाटन 19 नवंबर को नई दिल्ली में हुआ और ये 22 नवंबर तक समाप्त हुआ। यह मृदा वैज्ञानिकों, सरकार, उद्योग जगत के नेताओं, किसानों के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में रहा। सम्मेलन मृदा के महत्व, मृदा क्षरण को संबोधित करने, स्थायी मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। इसका आयोजन भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ इटली के तहत किया गया, यानी कि दोनों के संयुक्त प्रयास से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी इस आयोजन में सहयोग कर रहे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये अरावली पहाड़ियों से निकलती है। साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना अहमदाबाद से गांधीनगर तक 38 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसके पहले चरण यानी कि 11 किलोमीटर का मुद्रीकरण चल रहा है। साबरमती नदी मानसून से पोषित है, जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि ये जो साबरमती नदी है वो मानसूनी नदी है, ठीक है। अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। नदी का जो लेंथ है वो 371 किलोमीटर है, जिसमें से 48 किलोमीटर जो है वही राजस्थान में गुजरती है, यानी कि 371 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है, जिसमें से राजस्थान ये आपको 48 किलोमीटर है, राजस्थान में 48 किलोमीटर है। फिर 323 किलोमीटर ये गुजरात में जाती है, तो गुजरात में ये 323 किलोमीटर जाती है, 323 किलोमीटर गुजरात में जाती है, जो अहमदाबाद को पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में विभाजित करती है। इसका बेसिन 21,674 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो अरावली, कच्छ के रण, खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। कृषि बेसिन के 74% हिस्से को कवर करती है। इसमें इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं वाकल, हथमती, वत्रक और सेई। तो याद रखिएगा साबरमती रिवर के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया, ये आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास इसको बोला जाता है। भारत के द्वारा भारतीय सेना ने 18-19 नवंबर को अहमदाबाद और पोरबंदर, गुजरात में संयुक्त विमोचन 2024 का अभ्यास किया। यह दक्षिणी कमान के कोणार्क कोर के द्वारा एक वार्षिक बहुपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। अहमदाबाद में उद्घाटन समारोह में गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवातों के प्रबंधन पर एक टॉप लेवल अभ्यास किया गया। अभ्यास कुशल आपदा प्रक्रिया के लिए अंतर एजेंसी समन्वय पर केंद्रित था। पोरबंदर के चौपाटी बीच पर एक बहु एजेंसी क्षमता प्रदर्शन ने चक्रवात परिदृश्य में रसद, त्वरित प्रक्रिया, आपदा प्रबंधन का अनुकरण किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा विनर अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। विनर स्पेस प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। कटिंग यूनिवर्सिटी के विनर स्पेस प्रोग्राम के 3 ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह हाल ही में बढ़ी हुई सौर गतिविधि के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में जल गए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित यह कार्यक्रम सौर प्रणाली अनुसंधान, अंतरिक्ष संचालन में बाधाओं को कम करने पर केंद्रित है। सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया यह पहला उपग्रह विनर 1 कम सौर गतिविधि के दौरान कक्षा में 364 दिनों तक चला। अनुवर्ती मिशन में 3 क्यूबसेट विनर 2, 3, 4 शामिल थे, जिन्हें तैनात करने योग्य और सौर सरणियों के साथ डिजाइन किया गया था, लेकिन लगभग 6 महीने तक चलने की उम्मीद थी। तीव्र सौर गतिविधि के कारण उपग्रह का अनुमान से पहले ही कक्षा से बाहर होना एक घटना है। तो याद रखिएगा विनर जो है स्पेस मिशन ऑस्ट्रेलिया का है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव IFFI 2024 कहाँ आयोजित किया गया?
तो याद रखिएगा ये आपको गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है, गोवा के पणजी में सितारों से सजे समारोह में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ। 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है, यानी कि 1952 से ये आयोजित हो रहा है और 55वां एडिशन जो है गोवा के पणजी में आयोजित हुआ। हर साल गोवा में आयोजित किया जा रहा है। यह वैश्विक फिल्म निर्माताओं को उत्कृष्ट सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का एक मंच है। पहला संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया था, बाद में इसे कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम जैसे विभिन्न शहरों में आयोजित किया गया था। इफ्फी दक्षिण एशिया का एकमात्र फिल्म महोत्सव है जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन द्वारा प्रतिस्पर्धी फीचर फिल्म महोत्सव के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के द्वारा प्रतिस्पर्धी फीचर फिल्म महोत्सव का आयोजन का दर्जा जो है इसको दिया गया है और ये 1952 से आयोजित होती है, जिसका 55वां समारोह जो है इफ्फी का गोवा के पणजी में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने विश्व के बच्चों की स्थिति 2024 रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेंस 2024 रिपोर्ट? ये आपको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिकेस ने विश्व के बच्चों की स्थिति रिपोर्ट 2024 प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 1 बिलियन बच्चे जलवायु और पर्यावरण खतरे से उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में यूनिसेफ की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बच्चों को प्रभावित करने वाले वैश्विक मुद्दों में का विश्लेषण किया गया है इसमें, जिसमें संघर्ष, बाल श्रम, विकलांगता आदि को शामिल किया गया है। विश्व बाल दिवस जो कि 20 नवंबर को आयोजित किया जाता है को लॉन्च की गई 2024 की रिपोर्ट का थीम था भविष्य की बात सुने पर केंद्रित था, जो बच्चों की आकांक्षाओं पर उनकी आवाज़ को बढ़ाती है। 2050 तक भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे वैश्विक बाल आबादी का 1/3 से अधिक हिस्सा इन देशों में होगा, जिसमें भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान होंगे। भारत में 350 मिलियन बच्चे होने का अनुमान है, जो 106 मिलियन की गिरावट के बावजूद वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा हिस्सा है। तो कितना है? 350 मिलियन बच्चे। अगला प्रश्न है, दूसरा भारत कैरीकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुआना में आयोजित किया गया। सेकेंड इंडिया कैरिकुलम समिट 2024 गुआना में। प्रधानमंत्री ने गुआना में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो 50 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा थी। उन्होंने व्यापार, टेक्नोलॉजी और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कैरेबियाई देशों के साथ बातचीत की। पहला भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2019 में आयोजित हुआ था और 1973 में स्थापित कैरिकॉम एक क्षेत्रीय संगठन है जो कैरिबियन में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है। तो 2019 में पहला सम्मेलन हुआ था और 1973 में कैरिकॉम की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में हुई थी, जो कि कैरिबियन में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है। इसमें 21 देश शामिल हैं, जिनमें 15 देश सदस्य और 6 जो हैं वो आपको सहयोगी सदस्य हैं। एंटीगुआ, बारमूडा, बरमास और बारबाडोस जो है इसके सहयोगी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है वो 10वां है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो 10वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 को जर्मन वाच के द्वारा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। पहले 3 स्थान खाली रह गए। डेनमार्क चौथा स्थान पर रहा, यानी कि 1 से 3 जो है वो किसी को नहीं मिला। चौथा स्थान जो है वो डेनमार्क को मिला, डेनमार्क को चौथा स्थान मिला। डेनमार्क जो है वो चौथे स्थान पर रहा। भारत में 10वां स्थान हासिल किया। CCPI यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीतियों पर प्रगति का मूल्यांकन करता है। यह 63 देशों और यूरोपीय संघ को कवर करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जकों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो अगला प्रश्न है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध को लक्षित करने वाले भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड एंटीबायोटिक जो कि टारगेट करता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR को? तो इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन इसका नाम है। वाकहॉर्ट के सहयोग से विकसित नेफिथ्रोमाइसिन भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है जो एंटी माइक्रोफिबियल प्रतिरोध को लक्षित करता है। इसे सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है और यह एंजियोथ्रोमाइसिन से 10 गुना अधिक प्रभावी है। यह महत्वपूर्ण सफलता 14 वर्षों के शोध के बाद मिली है। इसका उद्देश्य AMR के वैश्विक स्वास्थ्य संगठन को संबोधित करना, जो सालाना लाखों मतों के लिए जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक उपयोग के लिए दवा को केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन से अंतिम स्वीकृति मिलना अभी बाकी है। तो ये आपको नेफिथ्रोमाइसिन के बारे में था। अगला प्रश्न है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में किस देश की सेना के मानद जनरल पद का नाम प्राप्त हुआ है? तो ये नेपाल के द्वारा दिया गया है। भारतीय सेना प्रमुख जो हैं
उनको नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि दी। यह समारोह राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में हुआ। यह परंपरा भारत और नेपाल के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों को उजागर करती है। यह प्रथा 1950 के दशक से आपसी सम्मान और अस्थायी सैन्य सहयोग को दर्शाता है। भारत और नेपाल सेना प्रमुख के बीच हर 3 साल में मानक जनरलशिप का आदान प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, हर 3 साल में। यह विश्वास, रणनीति, साझेदारी और साझा सुरक्षा हेतु का प्रतीक है। यह इशारा औपचारिक कूटनीति से परे घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने और शांति स्थिरता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टोरंटो पहल के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो इनिशिएटिव इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो ये आपको गोवा में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के चौथे संस्करण का उद्घाटन गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किया गया। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य युवा फिल्म निर्माताओं की पहचान करना, उनका पोषण करना और उन्हें बढ़ावा देना, उनका सहयोग करना, कौशल निर्माण और मार्गदर्शन में बढ़ावा देना। इसे उभरती मीडिया प्रतिभाओं के लिए भारत के सबसे बड़े पूर्ण समर्थित मंच के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2024 का संस्करण 20 से 28 नवंबर तक जो है आयोजित होगा, जिसे नेटफ्लिक्स और वर्ल्ड एकेडमी का समर्थन प्राप्त है। CMOT वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा के लिए एक समृद्ध भविष्य की कल्पना को प्रदर्शित करता है। तो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक पहल है, जिसको गोवा में 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बिहार में किया जाएगा। ठीक है, बिहार अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी करेगा, जो खेलो इंडिया मानचित्र में इसे शामिल करने का प्रतीक है। पहली बार बिहार खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी भी करेगा, जो यूथ गेम्स के बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर होगा। पिछले साल पैरा गेम्स का पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 तमिलनाडु में आयोजित किए गए थे। खेल मंत्रालय के बुनियादी ढांचे के विकास और जमीनी स्तर पर एथलीट समर्थन में बिहार की यह अहम भूमिका है। और हाल ही में बिहार के द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय जो है खेल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, संपन्न किया गया है हाल ही में। तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन का 6वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 6th एनुअल समिट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसको लीड बोला जाता है, कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको बाकू, अजरबैजान में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। भारत और स्वीडन ने COP29 के दौरान बाकू, अजरबैजान में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के 6वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। लीड को सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। 2023 में COP28 में लॉन्च किया गया। लीड 2.0 2024-26 के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करता है। शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारत के कीर्तिवर्धन सिंह और स्वीडन की रोमिना पुरगोमतरी ने की। इसमें 41 सदस्य देशों, उद्योग और शिक्षा जगत के विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित लीड का लक्ष्य 2050 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए ऊर्जा गहन उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए विजन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द विजन पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय गवर्नमेंट? इसका उद्देश्य है शिक्षा, कौशल और विकास, अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना, याद रखिएगा। तो एम्पावर अनप्रिविलेज्ड यूथ थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 21 नवंबर को नई दिल्ली में विजन छात्र नवाचार आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल का उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास, अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना है। भारत में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, जो 2014 में 350 स्टार्टअप से बढ़कर 2024 में 1.67 लाख हो गया है। 2016 में शुरू किया गया स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम नवाचार को बढ़ावा देता है और स्टार्टअप का समर्थन करता है, खासकर SC/ST महिलाओं जैसे वंचित समूहों के लिए। विजन पोर्टल जो है उत्सव फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया, जो गुरुग्राम स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जो युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास पर ध्यान करती है। तो ये विजन फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया था। दिल्ली में विजन पोर्टल का उद्घाटन किया गया मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये याद रखिएगा, नाइजीरिया के द्वारा दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री को हाल ही में नाइजीरिया द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रतिष्ठित ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर यानी कि GCON से सम्मानित किया गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद यह सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी दूसरे गणमान्य व्यक्ति हैं। तो ये भी याद रखिएगा, नाइजीरिया के द्वारा दिया गया है GCON सम्मान से, और ये दूसरे व्यक्ति हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद यह सम्मान पाने वाले।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क और पंजीकरण करों पर 100% छूट की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। तेलंगाना सरकार ने रोड टैक्स नीति के संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की रोड और रजिस्ट्रेशन टैक्स में 100% छूट की घोषणा की है। इस फैसले के तहत तेलंगाना में खरीदे और पंजीकृत किए गए किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन को 31 दिसंबर 2026 तक टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नुगु वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका के मैसूर जिले में स्थित नुगु वन्यजीव अभयारण्य को बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मुख्य और महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने पर की राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में स्थित है, जिसका नाम है नुगु वन्यजीव अभयारण्य, जो कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व के जो है मुख्य उत्तर में स्थित है और ये कर्नाटका में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये आपको गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56 इन विच इज द 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये जो है गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में है और ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा यह जानकारी दी गई है। गुरु घासीराम तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है 2800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस समिति ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक की शुरुआत की सिफारिश की है? तो ये आपको हो जाएगा संसदीय स्थायी समिति। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक 2023 लॉन्च किया है। इसकी संकल्पना डिजाइन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिसे कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया संविधान स्वीकृत किया है? तो याद रखिएगा, गेबोन के द्वारा नया संविधान जो है वो स्वीकृत किया गया है। गेबोन में ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। इसमें गेबोन में जनमत संग्रह हुआ जिसमें 91% मतदाताओं ने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया। इस संविधान का उद्देश्य 55 वर्ष से चले आ रहे वंशानुगत शासन को समाप्त करना, लोकतांत्रिक नागरिक सरकार की बहाली सुनिश्चित करना। यह जनमत संग्रह सत्तारूढ़ सैन्य जुटा द्वारा कराया गया है, जो अगस्त 2023 में तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आ गया था। यह कदम देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। तो गैबोन में नया संविधान लागू हुआ है और जनमत संग्रह कराया गया था। जो रेफरेंडम होता है वो राजनीतिक व्यवस्था का एक टूल होता है, जिससे डेमोक्रेसी जो होती है वो 3 टर्म से चलती है। एक तो प्रत्यक्ष शासन, अप्रत्यक्ष शासन, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष का मतलब जो जनता के द्वारा चुना जाता है, और एक होता है रेफरेंडम। ठीक है, जो जनता जो है फैसला देती है रेफरेंडम से। तो यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया था कि जनता का क्या डिसीजन है, तो 91% लोगों ने कहा कि संविधान लागू होना चाहिए। और पहले यहाँ पे वंशानुगत शासन लागू था। ठीक है, यानी कि एक बुजुर्ग आदमी, मतलब वंश, एक ही वंश का व्यक्ति जो है वो शासन करता था। तो ये गैबोन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन है? तो ये उड़ीसा विजेता घोषित हुआ है। उड़ीसा ने 14वें हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब को जीत लिया है। उड़ीसा की टीम ने चेन्नई के SDT मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में हुए फाइनल में 2 बार की चैंपियन हरियाणा को 5-1 से हरा दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्र सम्मेलन के दौरान भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन जारी किया गया? द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी वाज रिसेंटली रिलीज ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस? तो ये G20 के सम्मेलन में इसको जारी किया गया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक पहल में 82 देशों, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वित्तीय संगठन, गैर सरकारी संगठनों सहित कुल 148 संस्थापक सदस्य जो है वो शामिल थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं ने अरुणाचल प्रदेश में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। यह आयोजन 14 नवंबर से 17 नवंबर तक सिओमी जिले में हुआ। इस अभ्यास में पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी और एयर मार्शल IS वलिया ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त रिलीज 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया। वेयर वाज एक्सरसाइज ज्वाइंट रिलीज 2024 हेल्ड? तो ये आपको अहमदाबाद में हुआ। हाल ही में भारतीय सेना ने 18-19 नवंबर 2024 को
अहमदाबाद के पोरबंदर में संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास का जो है अभ्यास किया। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, तटरक्षक बल ने भाग लिया। यह एक बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा। पहले खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खो खो महासंघ इसका आयोजन कर रहा है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये भी भारत के द्वारा जो है वो जीता गया है। भारतीय महिला टीम ने महिला एशिया चैंपियंस हॉकी 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर अपना खिताब जो है वो बरकरार रखा है। यानी कि पिछली बार भी भारत के द्वारा इसको जीता गया था। मैच के दौरान दीपिका ने 31वें मिनट में निर्णायक गोल किया। दीपिका 11 गोल के साथ टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर रही। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया है? तो ये इक्वाडोर के द्वारा घोषित किया गया है। पानी की कमी के कारण आपातकाल जो है घोषित किया गया है। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने जंगल की आग और पानी की कमी के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत आपातकाल की स्थिति 60 दिनों तक रहेगी। इक्वाडोर 6 दशकों से अपने सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। अगला प्रश्न है, SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपको हो जाएगा H2 ग्लोबल के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। SEC यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए H2 ग्लोबल स्टीफटंग के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। SECI के निदेशक संजय शर्मा और H2 ग्लोबल की कार्यकारी निदेशक सुजाता मुरोया ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को $1 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो ये आपको श्रीलंका को मंजूर किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र सुधार का समर्थन करने के लिए श्रीलंका को $200 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। यह ऋण एशियाई डेवलपमेंट बैंक के वित्तीय क्षेत्र स्थिरता और सुधार कार्यक्रम के तहत दिया गया था। ये ADB की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। भारत 25 से 30 नवंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2024 का भी शुभारंभ करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ISA का पूर्ण सदस्य बन गया है? यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य बनने वाला कौन सा देश अभी हाल ही में बना है? तो आर्मेनिया जो है वो ISA का पूर्ण सदस्य बन गया है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है, जो वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग के लिए एक मील का पत्थर है। ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थी आज की वीकली डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीक अगले डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।